स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम बिहार स्टेट पेपर 2 की जो परीक्षा 14/9/2023 को हुई थी, उस परीक्षा का पेपर 2 का शिफ्ट 2 का जितने भी प्रश्न शिफ्ट 2 में आए थे, सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो जो भी साथी शिफ्ट 1 में जितने भी प्रश्न आए हैं उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका हम वीडियो क्लास बनाकर डाल चुके हैं। आज हम शिफ्ट 2 डाल रहे हैं, अर्थात बिहार स्टेट की जो परीक्षा हुई थी पेपर 2 की, वो 14/9/2023 को हुई थी, जो 2 पालियों में हुई थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 का वीडियो क्लास हम बना चुके हैं। आज हम शिफ्ट 2 में जितने भी प्रश्न आए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी साथी जो बिहार स्टेट पेपर 1 की परीक्षा दे चुके हैं, अब आप पेपर 2 की तैयारी में लग जाइए। और उससे पहले आप एक बार जरूर देख लीजिए कि बिहार स्टेट पेपर 2 में किस प्रकार प्रश्न आए थे। तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क्लास है। तो सभी साथी आज सभी प्रश्नों को देख लेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? कितना आसान प्रश्न था। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको आसान भी मिलेंगे, बहुत सारे कठिन भी मिलेंगे, पर जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, लगातार अध्ययन से जुड़े हुए रहते हैं, तो मेहनत करने वाले विद्यार्थी के लिए एक भी प्रश्न कठिन नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल या मिश्र बंधु? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कितना आसान प्रश्न पूछा था। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी काल विभाजन किए थे, वे विक्रमी संवत में किए थे। उन्होंने आधुनिक काल की जो समय सीमा निर्धारित किए थे वे संवत में दिए थे ना, संवत यानी संवत 1900 से बताए थे। तो संवत 1900 में आप 57 वर्ष घटा दीजिए, कितना बचता है? 1843। तो 1843 ईस्वी आपका ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब होगा 1843 ईस्वी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। कितना आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। बहुत ही आसान प्रश्न आ चुके हैं, तो आप एक बार तैयारी कर लें और देख लें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किसका है? यह कथन जो आपका है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। प्रश्न नंबर 5, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने विधेयवादी दृष्टिकोण से साहित्य इतिहास लिखा? इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? आंसर ऑप्शन है 1920, 1918, 1900 कोई नहीं। तो आपको पता है कि 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय है। तो सही जवाब होगा 1918। अगला प्रश्न है, सहरपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो बहुत ही आसान इसका जवाब है राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि सरहप्पा से सहरपाद को ही सरहप्पा भी कहते हैं, है ना। तो सहरपाद का संबंध राहुल सांकृत्यायन का इनसे संबंध है, क्योंकि इन्होंने ही इनको क्या माना था? तो प्रथम कवि माना था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, विद्यापति, चंद्रबरदाई? तो सही जवाब है खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? सगुन काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है निर्गुण काव्य धारा। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया?
10 खंडों में, 8 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में। इसका सही जवाब है 16 खंडों में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है? तो इसका सही जवाब है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, स्वतंत्र पुस्तक के पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? यहाँ ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी विचार यात्रा या हिंदी नवजीवन। देखिए, इसका जो स्वतंत्र रूप से ये हिंदी साहित्य का विकास के नाम से यह प्रकाशित हुआ था, परंतु यहाँ ऑप्शन में ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला प्रश्न है, 1918 से 1936 ईस्वी को किस युग की समय सीमा है? तो बहुत आसान सा इसका जवाब है छायावाद की ये समय सीमा है, जो हम अभी आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, उस काव्यधारा का नाम बताइए जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली थी। तो इसका मार्क्सवाद का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब होगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन हैं? तो अंधेरे में कविता के जो रचयिता हैं वे कौन है? तो मुक्ति बोध जी हैं। कौन है? मुक्ति बोध जी हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1940, 1943, 1945 या 1948? तो तार सप्तक 4 भागों में प्रकाशित है। तो इसका प्रथम भाग तार सप्तक के नाम से जाना गया और इसका प्रकाशन वर्ष था 1943। तार सप्तक एक पत्रिका है जिसमें 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो प्रथम तार सप्तक को ही तार सप्तक माना गया और इसका प्रकाशन वर्ष था 1943 ईस्वी। साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं और अंत में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए स्टेट बिहार ए स्टेट पेपर 2 निकालने के लिए जनरल जो विद्यार्थी जनरल से हैं उनको 75 अंक लाने हैं। यानी कुल मिलाकर 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न में 100 प्रश्न आपका हिंदी विषय से है और 50 प्रश्न आपका जनरल नॉलेज जो भी है आपका सब मिला जुला कर है। तो ये 100 नंबर को ही आपको टारगेट में लेना है। 100 में 75 उठाना है। हम ये सोच लेना कि हमें 100 में 75 लाना है तो लाना है, यानी 75 सही करने हैं। तो बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, क्योंकि प्रश्न का लेवल देखकर लगता है कि आप आराम से 75 प्रश्न सही कर लेंगे। सिर्फ ये जनरल की बात कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी बिहार के निवासी हैं, ST SC OBC हैं, उनको तो और क्या कहते हैं उसको और भी ज़्यादा उनको आरक्षण है। तो फिर भी कोशिश कीजिएगा कम से कम 75 पार करें, ताकि आपको लगे हाँ हम मेरा भी सिलेक्शन जनरल से ही स्टेट में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? देखिए लगातार 2 प्रश्न तार शतक से पूछ दिया। तो दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है, तो आपको पता है पहला 43, दूसरा 51 में था। तो सही आंसर क्या होगा? 1951। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, असाध्य वीणा अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ये तो सभी विद्यार्थी जान रहे हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। कुछ विद्वानों ने इसे ही हिंदी का प्रथम कहानी भी माना है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है। प्रेमचंद, जितेंद्र शर्मा, रविंद्र कालिया या जिनेंद्र कुमार। तो इसका सही जवाब है जितेंद्र शर्मा प्रवासी क्या है? तो प्रवासी कथाकार हैं। प्रश्न नंबर 22, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? इनमें से कौन सी कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु की है? रसिक प्रिया, रस प्रिया, प्रिया नीलकंठी, परिंदे। तो रस प्रिया जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं मनु भंडारी,
सानी, कृष्णा सोबती या ममता कालिया? महाभोज, तो महाभोज का उपन्यास के लेखिका है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? कितना आसान सा सवाल है, तो गोदान। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? नागार्जुन, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र बनर्जी या शरत चंद्र चटर्जी? तो सही जवाब है शरत चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, सूरजपाल चौहान या ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियाँ के संस्मरणकार हैं? राहुल सांकृत्यायन, जी हाँ राहुल सांकृत्यायन की ही ये क्या है? बचपन की स्मृतियाँ राहुल सांकृत्यायन की ही अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? पद्म पराग, प्राणों का सौधा, बोलती प्रतिमा या स्मारिका? तो इसका सही जवाब है पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। अगला प्रश्न है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा या सत्यवती? तो किनका ये रेखा चित्र संकलन है? या महादेवी वर्मा का, कृष्णा सोबती का, उषा देवी मित्रा या सत्यवती मलिक? तो सही जवाब है सत्यवती मलिक की ये अमिट रेखाएं क्या है? ये रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जीवनी नहीं? कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना या प्रवास की डायरी? तो इसका सही जवाब प्रवास की डायरी जो है वो जीवनी नहीं है। आप हमें बताइए कलम का सिपाही किनका जीवनी है, यानी किन पर लिखा हुआ जीवनी है? अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण कृति है? यादों की तीर्थ यात्रा, शेष निशेष, अतीत के गर्त से, अपनी धरती अपने लोग? तो इसका सही जवाब है शेष निशेष। अगला प्रश्न है, उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार कौन है? उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार कौन है? ऑप्शन है रामनाथ सुमन, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा या सी प्रसाद सिंह? तो इसका सही जवाब है सी प्रसाद सिंह। याद रखिएगा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पिछले बार आए थे। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र संग्रह के रचनाकार हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, आनंद स्वामी आनंद या उपेंद्र नाथ यश? तो इसका सही जवाब होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, पति के मृत्यु के पश्चात भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? ऑप्शन है बूढ़े धनवान की, जमींदार की, गरीब किसान की या अपने सौतेले पुत्र की? तो सबको पता है भगजोगनी, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो भगजोगनी कहानी में आप देखे होंगे कि अंत में बेचारी भगजोगनी अपने सौतेले पुत्र के साथ ही क्या करती है? तो विवाह कर लेती है, अर्थात उसी की पत्नी बनकर जीती है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, 31 जुलाई 1888, 31 जुलाई 1836 या 31 जुलाई 1886? तो प्रेमचंद का जन्म तो लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 31 जुलाई 1880। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की कहानी है? कहानी का प्लॉट, बूढ़ी काकी, पूस की रात या विष के दांत? तो सही जवाब है पूस की रात। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत किसके घर पर थी? सामनाथ के घर पर या श्यामनाथ के घर पर, रामनाथ के घर पर या प्रभुनाथ के घर पर? तो इसका सही जवाब है सामनाथ के घर पर। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1925, 8 अगस्त 1935, 8 अगस्त 1905 या 8 अगस्त 1915? इसका सही जवाब है 8 अगस्त 1915। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है? माँ का अनादर करना, निम्न वर्गीय समाज का चित्रण, मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण
या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण। आप अगर कहानी ये पढ़े होंगे चिप की दावत तो आपको पता चल ही गया होगा। अगला प्रश्न है, चिप की दावत कहानी में सामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? यानी सामनाथ जो है चरित्र, उसका चरित्र किस प्रकार का है, ये पूछ रहा है। मिलनसार प्रवृत्ति का, शांत प्रवृत्ति का, दयालु प्रवृत्ति का या लालची प्रवृत्ति का? तो आपको पता हो कि चिप की दावत कहानी में सामनाथ जो था वो चिप को दावत दिया था, किस लिए? लालच था, यानी सोच रहा था कि मेरी पदवी में थोड़ा सा उन्नति हो जाएगी, यानी मेरा जो पद है थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते अर्थात उसके अंदर लालच की भावना था। तो ये लालची प्रवृत्ति इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेला आंचल के किस पात्र की हत्या से गांधीवाद का हत्या मानी जाती है? यानी गांधीवाद की हत्या मानी जाती है। तो बावन दास, प्रशांत, कमली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि बावन दास गांधी का प्रतीक के रूप में माना गया था, इसका हाइट बहुत छोटा था। तो बावन दास की हत्या के बारे में यहाँ चर्चा है, इसका सही जवाब होगा बावन दास। अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत गांव का हाल किसको पत्र द्वारा बताता है? यानी जो पत्र लिखकर भेजता, अगर आप उपन्यास पढ़े होंगे तो गांव के बारे में, यानी मेरीगंज गांव के बारे में जो कुछ लिखकर भेजता वो किसके पास पत्र लिखकर भेजता था? तो ममता के पास भेजता था, सबको पता है जो पढ़ लिए होंगे। अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास में कौन सा पात्र सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है? जिसका सही जवाब हो जाएगा कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। बाकी बावन दास तो आपको पता है कांग्रेस का लीडर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन जिनेंद्र कुमार का नहीं है? सुनीता है, त्यागपत्र है, मुक्तिबोध है, सन्यासी नहीं है। सन्यासी जिनेंद्र का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में लेखक ने एक खास शैली में किसकी कहानी या मूल अंग्रेजी लेख को हिंदी उल्था अनुवाद, यानी हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने की बात कही है? अर्थात त्यागपत्र उपन्यास जो है वो जिनेंद्र जी का जो त्यागपत्र उपन्यास है उसमें किस अंग्रेजी लेखक के बारे जो लिखा था अंग्रेजी में या लिखा गया था किसी के द्वारा, उसे उन्होंने हिंदी में लिखा। तो ये इसका सही जवाब है सर एम दयाल। क्या सही जवाब होगा? सर एम। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में बुआ की सहेली कौन है? यानी बुआ, त्यागपत्र अगर उपन्यास पढ़े होंगे तो आप मृणाल के बारे में पढ़े होंगे। मृणाल जो त्यागपत्र जो उपन्यास में जो कथावाचक है उसकी बुआ जो है मृणाल, तो उसकी बुआ किसकी सहेली है? शीला की, सीमा की, शालिनी की? तो शीला की सहेली है। किसकी सहेली है? शीला की सहेली है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र में कौन सा पात्र पूरी कहानी कह रहा है? तो सही जवाब होगा प्रमोद। आप अगर त्यागपत्र उपन्यास पढ़े होंगे आपको पता होगा कि मृणाल प्रमोद की क्या थी? बुआ थी। और प्रमोद जो है मृणाल, प्रमोद जो है वो संपूर्ण कथावाचक है, संपूर्ण कथा में वही सम्मिलित है। और यह जो कथा है इसमें त्यागपत्र, अंत में प्रमोद त्यागपत्र भी देता है, इसलिए इसका नाम भी त्यागपत्र पड़ा है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है? 1, 2, 3, 4। ये सही जवाब होगा आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसका नायक कौन है? तो कालिदास है। ठीक है, आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, इस नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहता? यानी जो नाटक है आपका ये आषाढ़ का एक दिन, उसमें कौन विवाह नहीं करना चाहता था? तो इसमें याद रखिएगा मल्लिका विवाह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मल्लिका और कालिदास प्रेमी प्रेमिका है। कालिदास तो आगे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन मल्लिका फिर विवाह करना नहीं चाहती है। यानी उसकी माता अंबिका को विवाह की चिंता, परंतु मल्लिका विवाह करना ही नहीं चाहती है। फिर भी आप अगर नाटक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा अंत में वो मजबूरन किसे विवाह करती है? तो मजबूरन वह विलोम से विवाह करती है, जिसका वो हमेशा विरोध करती रही थी। अगला प्रश्न है, मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? प्लेग से, महामारी से, हैजा से, जबर से? आप अगर नाटक पढ़ेंगे तो प्रारंभ में ही इसकी चर्चा है, तो उसकी पिताजी की मृत्यु महामारी से हुई थी। अगला प्रश्न है, इस नाटक की नायिका कौन है? अर्थात आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका कौन है? अंबिका, संगनी, रंगनी और आपका एक और यहाँ आप देते हैं मल्लिका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मल्लिका। एक और आपको ऑप्शन दे दिए मल्लिका, तो सही जवाब होगा मल्लिका। मल्लिका कौन थी? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका और कालिदास नायक।
अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है फिल्म में, इस पर फिल्म बनी थी और फिल्म में निम्न में से किसने अभिनय किया था? ओम निश्चल, ओम शिवपुरी, ओम प्रकाश या आदित्य चोपड़ा? तो इसका सही जवाब होगा ओम शिवपुरी। क्या होगा? ओम शिवपुरी। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के नाटक के अनुसार कौन दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? तो दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करने की जो चर्चा हुई आषाढ़ का एक दिन नाटक में, वो विलोम के बारे में है। तो इसका सही जवाब होगा विलोम। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, ललित निबंध, शोधपरक निबंध या पटकथा? तो सही जवाब है ललित निबंध। अगला प्रश्न है, छोटे नखों को कौन पसंद करते थे? गोड़देश, दक्षिणात्य, मालव या पंजाब? यानी छोटे नखों को कौन पसंद करते थे? आपका ये नाखून क्यों बढ़ते जो निबंध है आपका सिलेबस में लगा हुआ है उसी से है। तो छोटे नख अर्थात नाखून को कौन पसंद किया करते थे? गोड़देश के लोग या दक्षिणात्य के लोग या मालव या पंजाबी लोग कौन किया कर? इसका सही जवाब है दक्षिणात्य के लोग छोटे नखों को क्या करते थे? पसंद करते थे। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं में द्विवेदी जी के अनुसार इंडिपेंडेंस का सही अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, अनधीनता, स्वराज या स्वाधीनता? तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस। इसका मतलब उन्होंने बताया है, तो उन्होंने अपने जो निबंध उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस का मतलब अनधीनता बताया था। क्या बताया था? अनधीनता। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति के निबंधकार कौन है? तो श्रद्धा और भक्ति के निबंधकार कौन है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? अपनी बड़ाई का स्वीकार, दूसरे के महत्व का स्वीकार, अंतरकरण की मलिनता या अपनी प्रतिभा का स्वीकार? तो श्रद्धा उसी पर होता है जो कोई विशेष पुरुष होता है उस पर अगर हमारी श्रद्धा हो जाती है तो दूसरे के महत्व का स्वीकार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा के 3 विषय कौन कौन है? तो श्रद्धा के 3 विषय उन्होंने बताए थे, शील, प्रतिभा और साधन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शील, प्रतिभा और साधन। अगला प्रश्न है, दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। यह कथन किस पाठ से संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा, ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, ये श्रद्धा भक्ति से इस कथन को लिया गया है। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में कवित कहाँ से उद्धृत है? आंसू से, लहर से, झरना से या कमायनी से? तो तुमुल कोलाहल कलह में कवित कहाँ से उद्धृत है? तो इसका सही जवाब होगा कामायनी। अगला प्रश्न है, प्राण हरण करते त्राण की रेखांकित शब्द में बताएं। शोषण करने वाला, मजा लेने वाला, घूमने वाला या रक्षा करने वाला? तो सही जवाब है रक्षा करने वाला। अगला प्रश्न है, श्री जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है उनका जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, पद्मावत में नागमती किसकी प्रतीक है? बुद्धि की, मन की, संसार की या गुरु की? तो नागमती जो है वो संसार की प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा? तो इसमें आपको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है? तर्कशील, कृष्ण के प्रति प्रेम भावना, सगुणोपासक, निर्गुणोपासक? तो इसका सही जवाब है वे निर्गुण के उपासक तो बिल्कुल नहीं थे, तो इसका सही जवाब होगा निर्गुणोपासक। अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? इसके 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन है चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर छंद पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इसमें चरण भी होते हैं, यति भी होते हैं। यति का मतलब विराम होता है, तो चरणों और यति दोनों में, तो इसका सही जवाब होगा दोनों में ही। ये बिहार स्टेट का जो पेपर 1 की परीक्षा हुई थी 25 तारीख को, उसमें भी यह प्रश्न पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छंद है? निम्नलिखित में से कौन छंद है? यमक अलंकार है, युगपक भी अलंकार है, सलेज भी अलंकार है, जबकि रोला एक छंद है।
अगला प्रश्न है दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? छप्पई, कुंडलिया, हरि गीतिका या गीतिका। तो दोहा प्लस रोला कुंडलिया, दोहा प्लस रोला क्या होता है? कुंडलिया होता है। अगला प्रश्न है चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति के व्याख्या में किया? प्रश्न नंबर 71 है, क्योंकि 100 प्रश्नों को हम देखेंगे, बाकी 50 प्रश्न आपको पता है जनरल से हैं, तो उसे आप खुद तैयारी कर लेंगे। जो हिंदी के 100 प्रश्न आए थे उन 100 प्रश्नों में आपको 75 प्लस सही करने, ताकि आपका सिलेक्शन जनरल से हो जाए, है ना, क्योंकि ये स्टेट की परीक्षा है, उतने प्रश्न उतने कठिन नहीं पिछले बार पूछे थे। तो उम्मीद है इस बार भी उसी प्रकार की परीक्षा में प्रश्न रहे, क्योंकि ए स्टेट पेपर 1 की परीक्षा में लगभग प्रश्न का जो लेवल रहा था वो जो 2023 में परीक्षा हुई थी वो लेवल और अब जो परीक्षा हुई दोनों का लेवल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा। तो लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आपको 100 में 75 प्लस सही करने, ताकि आपका सिलेक्शन यानी बिहार स्टेट पेपर 2 में आप क्वालिफाई कर जाएं, ताकि जब बिहार स्टेट जब हाई स्कूल की +2 की प्रतियोगी परीक्षा का अगर वैकेंसी है तो उसमें आप भर सकें। तो देखिए चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति के व्याख्या में किया है? आचार्य अभिनय गुप्त, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक या भट्ट लोलट। तो किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत किस आचार्य का है? यह मत किस आचार्य का है? तो यह मत जो है ये डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन है जो अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? अगर आप रस पढ़ेंगे उसमें अनुभाव भी आता है। तो स्वेद, ग्लानि। आप हमें 2 ही ऑप्शन बता दें तो आपको पता है ग्लानि नहीं आता है अनुभाव में। अगला प्रश्न है कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां दिखाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो एकदम सीधा सीधी आपका हो जाएगा वैतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो तदित प्रत्यय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यय के संदर्भ में सत्य है? प्रत्यय शब्दों के पश्चात आगे लगाए जाने वाला प्रत्यय शब्दों के आगे लगाए जाने वाला अक्षर या अक्षर समूह है, यानी सत्य को ढूंढना है। कारक प्रत्यय और काल प्रत्यय सामान्यतः चरम प्रत्यय है। व्युत्पत्ति में जो प्रत्यय आते हैं वे चरम प्रत्यय नहीं है, या इनमें से सभी। तो यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यय के संदर्भ में सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। अब यहाँ प्रत्यय शब्दों के आगे लगाया जाता है, शब्दों के पीछे लगाया जाता है, आपको पता होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है सत्सई शब्द में कौन सा समास है? सत्सई देखिए गिनती वाला आ गया, तो गिनती वाला द्विगु समास। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? आकाश, नभ, व्योम, इंद्र, सचिपति, अनंग, गंगा, भागीरथी, निलय, पद्माकर, इंदु, मृगांक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है विस्तार का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म, लघु, संक्षेप, छोटा। तो विस्तार संक्षेप। अगला प्रश्न है अंकों की औसत अच्छी है, वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है? कारक संबंधी, अवयव संबंधी, वचन संबंधी या लिंग संबंधी। तो ये अशुद्धि का जो प्रकार है वो लिंग संबंधी अशुद्धि इसमें है, क्योंकि अंकों का औसत अच्छा होता है, अंकों की औसत अच्छी है। तो इसमें लिंग संबंधी क्या है? तो अगला प्रश्न बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? भाषा पत्रिका, बिहार राष्ट्र भाषा पत्रिका, परिषद पत्रिका या बिहार पत्रिका। तो सही जवाब है बिहार परिषद पत्रिका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा परिषद पत्रिका। अगला प्रश्न है पराधीन भारत की भूमिगत प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी? हुंकार, रणभेरी, मतवाला या उचित वक्ता। तो पराधीन भारत की भूमिगत प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी रणभेरी। अगला प्रश्न है वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता है? इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला प्रश्न है कहानी विधा को समर्पित सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सारिका पत्रिका कमलेश्वर से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है त्रैमासिक नागफनी का संपादक का नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब है, यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही जवाब है सपना सोनाकर। सपना सोनकर क्या है इसके, तो संपादक हैं। प्रश्न नंबर 86 है, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका है। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से छपने वाली हिंदी पत्रिका है। इसमें 4 ऑप्शन है, आजकल, कथा देश, सम्यक या भाषा। तो सही जवाब है आजकल। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रतिमाह प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रतिमाह प्रकाशित होने वाली पत्रिका है वाग्यार्थ, नया ज्ञानोदय, समीक्षा या हंस। तो सही जवाब है नया ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है, अनुज लुगुन को किस कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से नवाजा गया? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, अघोषित उल गुलान। तो इसका सही जवाब है अघोषित उल गुलान, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र जाधव हंस कथा सम्मान 2022 से सम्मानित रचनाकार हैं। आकाश पारे काशिप, कैलाश वानखेड़े, किरण सिंह या टिंकल रक्षिता। क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा टिंकल रक्षिता। यानी वर्तमान में जितने भी पुरस्कार है उसे भी आप देख लेंगे कि आप 2020 के बाद यानी उसे भी आप रट लेंगे। 2020, 21, 22, 23, 24 में किनको 24 नहीं, कम से कम 23 तक तो होगा, इसे भी आप देख लीजिएगा। यानी आप 2015 से उधर भी देख लीजिएगा और प्रारंभ भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो पुरस्कार सम्मान है उससे भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा को किस रचना को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? इनकी किस रचना को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना सम्मी का वृक्ष, पद्म पखुंडी का धार से। बिल्कुल यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अरुण कमल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नए इलाके में, अपनी केवलधार, उतली में संसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नए इलाके में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे श्रीलाल शुक्ल ईफाको पुरस्कार नहीं मिला है? रणेंद्र, संजीव, जयनंदन, आलोक धनवा। तो सही जवाब है संजीव को यह पुरस्कार नहीं मिला है। किस रचना पर 2022 में भारत भूषण अग्रवाल को पुरस्कार दिया गया? बच्चे धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, घर एक मुमकिन जगह है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या इनमें से कोई नहीं। यानी किस रचना पर 2022 में भारत भूषण अग्रवाल को पुरस्कृत किया गया? इसका सही जवाब है घर एक मुमकिन जगह है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? ये प्रश्न ऐसा पूछ दिया है, भारत की राष्ट्रभाषा की बात हुई है, तो आप सभी को पता होगा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। यानी भारत की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। तो यह प्रश्न जो है, जो भी है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की राजभाषा है। यानी भारत की राजभाषाओं की संख्या 22 है। देखते हैं इसका ऑप्शन किस प्रकार दिया है, उसे भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई नहीं। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो अगर अच्छा से नहीं पढ़े होंगे भाषा के बारे में, तो आप हिंदी को तुरंत टिक करेंगे, लेकिन याद रखिए भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। भारत में 22 राजभाषाएं हैं, राष्ट्रभाषा अभी किसी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त नहीं, किसी भी भाषा को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मारना आप, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी को किस दिनांक से लागू किया गया? 26/1/1950, 28/1/1950, 30/1/1951, 26/1/1951। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से हिंदी को क्या किया गया था, राजभाषा की मान्यता भी मिल गई थी। तो 26/1/1950 किस प्रकार, देखिए प्रश्न दिया है। अब 26 जनवरी को झंडा हम लोग फहराते हैं ना, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, तो इसी दिन भारत की राजभाषा हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा की मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, बोडो, डोगरी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है? त्रिपुरा में बंगाली, चकमा,
कोलबोरोक या अंग्रेजी? तो इसका सही जवाब है बंगाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? असम में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटक में? तो बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो असम में बोली जाती है, याद रखिएगा मुख्य रूप से। प्रश्न नंबर 99। तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा मैथिली एक भाषा है जो तिरहुता लिपि के प्रयोग द्वारा लिखा जाता है। तो मैथिली भाषा की लिपि क्या हुआ? तिरहुता लिपि। आज का ये अंतिम प्रश्न हिंदी का। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 10 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर? तो आप सभी को पता है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी, मान्यता मिली थी। तो इसी दिन को लेकर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली और इसी दिन से हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं।